छोटी से छोटी बस्ती में भी पूरी वादी की खबरें पहुंच जाती थीं। सोपुर तो एक कस्बा था। श्रीनगर और मुख्तलिफ शहरों में लोगों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। इन्हीं लोगों से वादी के हालात सुन सुनकर मैं कूटता रहता, मेरा खून खौलता। आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है और हमारा यह हक भारत के मुतअस्सिब हिंदू हुक्मरानों ने गज़ब कर रखा था। वो ताकत के बलबूते पर हमें अपना ग़ुलाम बनाए रखना चाहते थे, लेकिन दुनिया ने भी देख लिया था कि हम ग़ुलाम बनकर नहीं, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। और वादी के गयूर मुसलमान अपना यह हक छीनने के लिए ही तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं है कि कश्मीर के मसले को उलझाने में सियासी अवामिल कार फरमा हैं। मैं सियासत में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वादी के बासर मुसलमान रहनुमा कश्मीर कौस से गद्दारी न करते तो आज ये मसला बड़ी हद तक सुलझ चुका होता। लेकिन अलमिया तो यही है कि शेर कश्मीर कहलवाने वालों ने अपनों को धोखा दिया और अपनी सरजमीन से गद्दारी की। ज़ाती इक़्तिदार के लालच में उन्होंने मासूम कश्मीरियों की पुश्त में छुरे घोंप दिए और उनकी किस्मत की डोर मुतअस्सिब हिंदू हुक्मरानों के हाथों में दे दी। लेकिन भारतीय हुक्मरानों को भी बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि कश्मीर इतना तलने वाला नहीं जिसे आसानी से हजम किया जा सके। भारतीय हुक्मरानों की तौसीफ़ पसंदी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक मिसाल मशहूर है कि लंका से जो भी निकला 52 गज का ही निकला। भारत में जो भी बरसरे इक़्तिदार आया रहना पुजारी ही निकला। जुबान से अमर और भाईचारे का दरस देने वाले जंगी जुनून में मुब्तला ही पाए गए। पिछले 50 वर्षों में उन्होंने हालात के बलबूते पर आसपास की छोटी छोटी आज़ाद रियासतों पर जिस तरह कब्जा किया, इसके बारे में दुनिया जानती है। गोर को पुर्तगाल से आज़ादी दिलाने के बहाने बगावत कराई और बिलाखिर ताकत के बलबूते पर खुद गोर पर कब्जा कर लिया। बर्मा की रियासत आसाम पर भी ताकत के जोर पर तसल्लुत जमाया। नागा कबाइल 50 साल गुजरने के बाद आज भी भारतीयों के लिए लोहे का चना बने हुए हैं। सिक्किम और भूटान पर ताकत के जरिए कब्जा किया। 1971 में पाकिस्तान का एक बाजू काट दिया। इंदिरा का ख्याल था कि मशरक़ी पाकिस्तान को भी ताकत के जोर पर भारत में जम कर लिया जाए, मगर बंगालियों ने ठेंगा दिखा दिया। कश्मीर 50 साल से सांप के मुंह में छछूंदर बना हुआ है और भारतीय हुक्मरान जान चुके हैं कि वादी में बाज़ गद्दारों की मौजूदगी के बावजूद कश्मीर पर मुकम्मल कब्जे का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं ये सब कुछ सोचता रहता और कुड़ता रहता। मैं अपनी सरजमीन को इन भारतीय भेड़ियों के नापाक वजूद से पाक करना चाहता था, लेकिन बच्चा समझ कर मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता। लेकिन बिल आखिर एक रोज़ किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई। हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जिन मुजाहिदीन को ज़मीन की आमदनी भेजा करते थे, वो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। मुजाहिदीन की उसी जमात के लीडर अब्दुल रशीद अब्बासी ने पैगाम भेज दिया कि रकम श्रीनगर भेज दी जाए। उसने ये पैगाम एक औरत के हाथ भेजा था। वालिद साहब को गुलनाज नामी इस औरत पर कोई शुबा नहीं था। वो पहले भी 2-3 मरतबा यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हर मरतबा उसके साथ कोई ना कोई आदमी ज़रूर होता था। मगर इस मरतबा वो अकेली आई थी और वालिद साहब इस अकेली को इतनी बड़ी रकम देकर नहीं भेजना चाहते थे। इसलिए मुझे और सुल्तान नामी एक लड़की को उसके साथ जाने को तैयार कर दिया। गुलनाज एक अधेड़ उम्र और सेहतमंद औरत थी। बस में वो मेरे साथ बैठी थी, जबकि सुल्तान हमसे पिछली सीट पर बैठा था। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। श्रीनगर मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैं पहले भी कई मरतबा यहाँ आ चुका था, लेकिन आज कुछ और बात थी। मैं एक अहम मिशन पर था और अपने आप में एक अजीब सनसनी किसी कैफियत महसूस कर रहा था। श्रीनगर में अड्डे पर लारी से उतरते ही मैंने शहर में गड़बड़ का अंदाज़ा लगा लिया था। बस अड्डे के आसपास की दुकानें बंद थी और फिजा में आंसू गैस की बू रची हुई थी। हम पहले से उतर कर चंद कदम ही चले थे कि एक आदमी किसी तरफ से आकर हमारे साथ साथ चलने लगा। मैंने और सुल्तान ने बॉडीगार्ड्स की तरह गुलनाज को अपने दरमियान ले रखा था। वो आदमी चंद कदम तक चलते हमारे साथ चलते रहे। फिर शायद उसने हमारे बारे में कोई राय कायम कर ली थी। फिर उसने जैसे ही मुझे एक तरफ हटाकर गुलनाज के करीब आने की कोशिश की, मैं चौंके बगैर न रह सका। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, उस शख्स ने गुलनाज की तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, लाहौरी मोहल्ले की तरफ गड़बड़ है, बंद की तरफ चली जाओ। कमांडर पोस्ट नंबर 3 पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो शख्स हमसे अलग हट गया। मैंने उसे तेज़ी से बाएं तरफ जाते हुए देखा और फिर गुलनाज की तरफ देखने लगा। गुलनाज के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सरगोशी की, परेशान मत हो, अपना ही आदमी है। लाहौरी मोहल्ले शहर के अंदरूनी इलाके में थे, मगर उस शख्स से ये पैगाम मिलने के बाद गुलनाज ने अपना रास्ता बदल लिया। मैं और सुल्तान अब भी उसके दाएं बाएं चल रहे थे। हम एक तवील चक्कर काट कर जीरो बुर्ज पर पहुंच गए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि दरियाए झेलम श्रीनगर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तरफ पुराना शहर है जिसकी आबादी गुंजान है। आड़ी तिरछी गलियाँ किसी कदीम शहर का मंजर पेश करती हैं। दरिया के दूसरी तरफ मॉडर्न आबादी है। सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, रेजिडेंसी और ज़्यादातर सरकारी इमारतें उसी इलाके में हैं। सियासतदान और वज़रा के बंगले भी उस तरफ हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो
ये सबसे जदीद और बारोनक इलाका हुआ करता था। बड़े बड़े सुपर स्टोर और हैंडीक्राफ्ट्स की बेशुमार बड़ी बड़ी दुकानें इस इलाके में हैं। ये बंद का इलाका कहलाता है। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरियाए झेलम पर कई पुल बने हुए हैं जिन्हें नंबरों में या नामों से पहचाना जाता है। हम जिस पुल की तरफ आए थे वो जीरो ब्रिज कहलाता था। रास्ते में हमें एक टांगा मिल गया। दो आदमी पहले इसे बैठे हुए थे, एक आगे एक पीछे। पिछली सीट पर बैठे हुए शख्स की उम्र 55 के लगभग रही होगी। मुश्त भर सफ़ेद दाढ़ी, सर पर खड़े की सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह। उसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। खौफ और दहशत कश्मीर की वादी के बासियों का मुकद्दर बन चुका था। अगर मुकाबला इंसानों से होता तो इस खौफ से निजात हासिल की जा सकती थी, मगर वो तो भेड़िए थे, दरिंदे जो रहम करना तो जानते ही नहीं थे। बच्चा बूढ़ा जो भी इनके हाथ लग जाता उसे बेदर्दी से मार डालते। औरतों पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता। गुलनाज टांगे की पिछली सीट पर सफ़ेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े के साथ बैठ गई। मैं और सुल्तान अगली सीट पर टिक गए। टांगे में जुता हुआ घोड़ा भी मरियल सा था जो बड़ी मुश्किल से हमारा बोझ खींच रहा था। जीरो ब्रिज पर पुलिस के साथ दरिंदा सिफ्त फौजी भी राइफलें ताने खड़े थे जो खूनख्वार नजरों से आने जाने वालों को देख रहे थे। कई लोगों को पूछगछ के लिए रोक रखा था। हमारे टांगे को भी रोक लिया गया। एक पुलिस वाला और दो फौजी आए थे। उन्होंने पहले गहरी नजरों से हम सब का जायजा लिया, फिर एक फौजी ने हमें नीचे उतरने का हुक्म दिया। बूढ़े का चेहरा खौफ की शिद्दत से सफेद पड़ गया था। पहले उस बूढ़े से ही कुछ सवाल किए गए। पुलिस वाले ने उसकी जामे तलाशी ली और उसे एक तरफ धक्का दे दिया कि वो गिरते गिरते बचा था। फिर वही फौजी गुलनाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। गुलनाज की उम्र 40-41 साल रही होगी। उसकी ना सिर्फ शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी उसमें बड़ी कशिश थी। भारतीय फौजी उससे सवालात करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। इसकी नज़रों में हवस झलक रही थी। गुलनाज बड़े मुतमईन लहजे में उसके सवालों का जवाब दे रही थी। इस थैले में क्या है? फौजी ने इसके हाथ में पकड़े हुए थैले की तरफ इशारा किया। सेब है, असला नहीं है। गुलनाज ने थैला उसके सामने कर दिया। इस मरतबा फौजी ने बड़ी खूनखार नज़रों से इसकी तरफ देखा। उसने गुलनाज के हाथ से थैला झपट लिया, अंदर हाथ डालकर अच्छी तरह चेक किया और अपने करीब खड़े हुए पुलिस वाले की तरफ बढ़ा दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। फौजी ने गुलनाज को हुक्म दिया। औरतों की जामे तलाशी लेना और तलाशी के दौरान बदतमीजी करना रोज का मामूल बन चुका था। एहतजाज की परवाह किसे थी? गुलनाज ने गहरे नीले रंग की टखनों तक लंबी चोगा नुमा कमीज पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा हुआ था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरा ख्याल था कि गुलनाज ने मेरे वालिद से ली हुई रकम कमीज के अंदर कहीं छुपा रखी थी और अब वो रकम उस फौजी के हाथ लग जाएगी। उस फौजी को शायद शुबा था कि गुलनाज ने ढीले ढाले लिबास के अंदर कोई असला छुपा रखा था और वो लिबास को महज थपथपा कर अपना इत्मीनान कर लेगा। लेकिन वो एक हाथ से गुलनाज के सीने को टटोलने लगा तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और ठीक उसी लम्हे गुलनाज ने भी अपने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। अपने गंदे हाथ दूर रखो, मैं चीखा। अगर इसकी तलाशी लेनी है तो किसी लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। गुलनाज ने भी चीखते हुए इसका हाथ झटक दिया। गुलनाज की मुज़ाहमत और मेरा तर्ज अमल उस फौजी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुआ। उसने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं लड़खड़ा गया। मेरे मुंह से बेख्तियार हल्की सी चीख निकल गई थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता उसने मेरे कांधे पर राइफल का बट रसीद कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी टूट गई हो। मैं चीख कर नीचे गिरा तो उसने मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी। मैं सड़क पर लौट रहा था। उसके बूट की ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर लग रही थी। हर ठोकर के साथ मैं बिलबिला उठता। पुल पर ट्रैफिक रुक गया। लोग जमा हो रहे थे लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। गुलनाज चीख चीख कर मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे फौजी ने गुलनाज को बाजू से पकड़कर जोरदार धक्का दिया। वो भी चीखती हुई एक तरफ गिरी। उस वक्त चंद आदमियों ने जुर्रत से काम लेते हुए मुदाखलत की। उन भारतीय दरिंदा सिफ्त फौजियों के काम में मुदाखलत करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। इत्तफाक से एक पुलिस ऑफिसर भी जीप पर उस तरफ निकल आया। लोगों ने इस पुलिस ऑफिसर को घेर लिया। गुलनाज अब भी चीख चीख कर इन फौजियों को बुरा भला कह रही थी। वो पुलिस ऑफिसर भी अगरचे हिंदू ही था लेकिन सूरत हाल की नज़ाकत को ताड़ गया था। वो भी फौजी के चुंगल से छुड़ा कर एक तरफ मुझे ले गया। मेरे मुंह और नाक से खून बह रहा था। मैं कमीज के दामन से खून साफ करने लगा। गुलनाज भी हमारे करीब आ गई। उसने सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल लिया और मेरा हाथ हटाकर नाक और होंठों से खून पूंछने लगी। साथ ही वो चीख चीख कर उन फौजियों को गालियां भी दे रही थी। अब तुम लोग जाओ, पुलिस ऑफिसर ने हमारे करीब आते हुए कहा। मैं उनके खिलाफ यूनिट में रिपोर्ट करूंगा। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? गुलनाज गुर्राई। इसका तबादला कर दिया जाएगा, किसी और जगह भेज दिया जाएगा जहां इसे मजीद खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। इन भेड़ियों को वादी से निकलना होगा। हम जब तक वादी को इनके नापाक वजूद से पाक नहीं कर देंगे इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज इस बेगुनाह और मासूम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कल इसके हाथ में राइफल होगी और ये इंतकाम लेगा। इंतकाम
पुलिस ऑफिसर का ख्याल था कि गुलनाज इसी तरह चीखती रही तो आसपास खड़े हुए लोग बिगड़ जाएंगे और सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जीप में बिठाया और गुलनाज को भी हाथ से पकड़कर खींचने लगा। चलो जीप में बैठो, इस लड़के को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। गुलनाज अब भी फौजियों को गालियां बक रही थी। मैंने इस तरफ देखा, ब्रिज पर मौजूद तमाम पुलिस वाले और फौजी राइफलें वाले अलर्ट खड़े थे। गुलनाज जीप पर बैठी तो उसने सुल्तान को भी पकड़कर ऊपर खींच लिया। सुल्तान अब तक एक तरफ खड़ा रहा था, उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। वो तो मुझसे ज्यादा जोशीला था, लेकिन मैं नहीं समझ सका था कि वो अब तक खामोश क्यों रहा था और बुज़दिलों की तरह एक तरफ क्यों दुबका खड़ा रहा था। मुझे इस पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर सोचा कि इसने अलग रहकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। अगर वो मुदाखलत करता तो इसका हशर भी मुझसे मुख्तलिफ ना होता। जीप बंद के इलाके में एक शॉपिंग सेंटर के करीब रुक गई। पुराने शहर में हंगामे का असर यहाँ भी हुआ था और बहुत सारी दुकानें बंद थी। पुलिस और फौजियों का गश्त यहाँ भी जारी था। वो पुलिस ऑफिसर हमें जीप से उतार कर एक क्लिनिक में ले गया, जिसके दरवाजे के ऊपर डॉक्टर गुलाम नबी के नाम का बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस ऑफिसर मुझे डॉक्टर के हवाले करके चला गया। उसने डॉक्टर को हिदायत कर दी थी कि हमसे कोई फीस न ली जाए। क्लिनिक में इस वक्त 2-3 मरीज और भी थे, लेकिन डॉक्टर फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा निचला होंठ फट गया था, नाक से खून बह रहा था, जिस्म के हर हिस्से पर टेसें उठ रही थी, बाएं कांधे में ज्यादा तकलीफ थी। आधे घंटे बाद हम क्लिनिक से बाहर निकले तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठ रही थी। डॉक्टर ने अगरचे मुझे दर्द रफा करने की 2 गोलियां खिला दी थी, लेकिन फौरी तौर पर दर्द में कोई अफाका नहीं हुआ था, बल्कि तकलीफ बढ़ती जा रही थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में चलते रहे। उस इलाके में बड़े बड़े आलीशान बंगलों और चमचमाती कारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी ने इन दौलतमंदों की ज़िंदगी को किसी पहलू से भी मुतासिर नहीं किया था। वो पहले भी ऐश कर रहे थे और आज भी सुकून व इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आग और खून का खेल तो गरीबों का मुकद्दर बन चुका है। आज़ादी की लगन तो इन्हीं लोगों को है जो एक वक्त की रोटी से भी महरूम है, जो अपना हक हासिल करने के लिए हिंदू साम्राज्य को वादी से निकालना चाहते हैं। यही लोग सरों पर कफन बांध कर और जान हथेली पर रख कर फिर रहे हैं। यही लोग भारतीय दरिंदों के जुल्म तशद्दुद का शिकार होते हैं। यही दीवाने गोलियों की बाढ़ अपने सीनों पर रोकते हैं। इन्हीं के घरों को जला कर राख कर दिया जाता है, इन्हीं के मासूम बच्चों को चीर कर फेंक दिया जाता है और इन्हीं की औरतों की बेहुरमती की जाती है। कोई दौलतमंद मुजाहिदीन की किसी तहरीक में शामिल नहीं। इनके नरम और गुदाज हाथों में कभी राइफल नहीं देखी गई। ये लोग घरों से निकलते हैं तो दर्जनों गार्ड इनकी हिफाजत करते हैं। ये सिर्फ दौलत समेटते हैं और बयानात जारी करते हैं। हम श्रीनगर क्लब के पीछे से होते हुए एक और सड़क पर मुड़ गए और तकरीबन 20 मिनट तक मुख्तलिफ गलियों में चलते रहने के बाद एक बंगले के गेट में दाखिल हो गए। गेट की दूसरी तरफ तकरीबन 5000 मुरब्बा गज खुली जगह थी, जिसमें सेब और अखरोट के लातादाद दरख्त थे। खुदरू झाड़ियाँ और बेतरतीब घास से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस जगह की देखभाल पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। एक तरफ बंगले की इमारत थी। इमारत की हालत देखकर उसे बड़ी आसानी से आसार कदीमा में शुमार किया जा सकता था। बरसों पहले शायद रंगो रोगन किया गया होगा। अब तो दरख्त थे जिनकी घनी शाखों ने बंगले की छत पर साया कर रखा था। बरामदे के सामने 3 कुशादा सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों और बरामदे का फर्श जगह जगह से उखड़ा हुआ था। बरामदे के सुतूनों का प्लस्तर भी उखड़ा हुआ था। बरामदे में हमारा इस्तकबाल एक बूढ़ी औरत ने किया। गुलनाज के साथ मुझे और सुल्तान को देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। मेरे होंठ और नाक पर बैंडेज देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। वो हमें एक कमरे में ले गई जहाँ बिछी हुई दरी पर 2 आदमी बैठे हुए थे। वो हमें देखते ही उठ खड़े हुए। उनमें से एक की दाढ़ी, सर के बाल भी बेतहाशा बड़े हुए थे। सर पर चतराली टोपी थी। उसने सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और ऊपर स्याह रंग की वास्कट थी। उसके करीबी फर्श पर सब मशीन गन और गोलियों से भरा हुआ बेल्ट रखा हुआ था। वो अपनी मुजाहिदीन की तंजीम का कमांडर अब्दुल रशीद अब्बासी था। उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं थी। दूसरे की उम्र भी 25-26 के लगभग थी। वो क्लीन शेव था। कमांडर रशीद कई मरतबा सोपुर आ चुका था। इसने फ़ौरन ही मुझे पहचान लिया। मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में तशवीश उभर आई। क्या हुआ इसे? इसकी हालत कैसे हुई? उसने पूछा। बताती हूँ, गुलनाज दरी पर बैठते हुए बोली। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर जीरो ब्रिज पर पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, मेरे पास पिस्तौल होता तो इसकी खोपड़ी में सुराख कर देती, लेकिन अफसोस तो यही हुआ कि इस वक्त मैं खाली थी। घबराओ नहीं शमरोज़, कमांडो रशीद मेरी तरफ देखते हुए बोला। तुम पर भारतीय भेड़ियों का ये पहला हमला है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसका बदला तो मैं ले लूँगा, लेकिन तुम इस मार को नहीं भूलोगे, एक एक चोट को याद रखोगे। अब वो वक्त आ गया है कि तुम भी हाथ में राइफल उठा लो। हाँ, अब मुझसे भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, मैंने जवाब दिया। हम बातें कर रहे थे और गुलनाज ने अपनी चौगा नुमा कमीज़ के अंदर हाथ डालकर नोट
नोटों के बंडल कमांडर रशीद के सामने रख दिए। मुझे हैरत हुई कि उसने नोट कहाँ छुपाए हुए थे। हालांकि मेरे सामने उस फौजी ने तलाशी ली थी। गुलनाज ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, लेकिन ये नहीं बताया कि इसने नोट लिबास में कहाँ छुपाए थे। सुबह जब मैं गई थी तो शहर के हालात बिल्कुल पुरसुकून थे। गुलनाज ने कमांडो रशीद की तरफ देखते हुए कहा, क्या गड़बड़ हो गई? पुराने शहर में हंगामे हो रहे हैं। इन हंगामों की वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा और एक आदमी भी लारी अड्डे पर भेज दिया था ताकि तुम्हें उस तरफ जाने से मना कर दिया जाए। कमांडर रशीद ने कहा, पुलिस ने आज सुबह सवेरे स्टूडेंट लीडर अब्दुल शकूर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। 10 बजे के करीब यह खबर फैल गई कि उसे फौजी कैंप में तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया है। स्टूडेंट ने एहतजाजी जुलूस निकाला तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर गोली चला दी, जिससे 2 लड़के और शहीद हो गए। पुराने शहर में अभी हंगामे हो रहे हैं, लेकिन कल के लिए पूरी वादी में हड़ताल की काल दे दी गई है। ये लड़के, उसने मेरी और सुल्तान की तरफ देखा, ये दोनों भी 3-4 दिन तक वापस नहीं जा सकेंगे, इन्हें यहीं रहना होगा। मैं आज ही मौलवी रसूल बख्श को पैगाम भिजवा देता हूँ कि वो परेशान न हो। इस दौरान इस बूढ़ी औरत ने हमारे सामने चाय लाकर रख दी थी। कश्मीरी चाय का कुछ अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि ऐसी खुश जायका और लजीज चाय मैंने इससे पहले कभी नहीं पी थी। अम्मा फातिमा, याकूब कहाँ है? कमांडर रशीद ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए पूछा। बाहर गया होगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, फातिमा ने जवाब दिया। वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, कमांडो रशीद ने कहा। बूढ़ी फातिमा के जाने के बाद देर बाद गुलनाज भी खाली प्यालियाँ लेकर कमरे से चली गई। कमांडो रशीद हमसे बातें करने लगा। वो वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दरिंदा सिफ्त भारतीय फौजियों के जुल्म और तशद्दुद की बातें सुना रहा था। ये कोई फर्जी या मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी, सब कुछ इसी तरह हो रहा था जिस तरह कमांडो रशीद बता रहा था। इसकी एक मिसाल तो मैं खुद था, जिसे उस भेड़िया सिफ्त ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरा जुर्म क्या था? मैंने उसे एक औरत को छूने से मना किया था। और आज सुबह पुराने शहर में होने वाले हंगामे, फौजियों ने एक स्टूडेंट को तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। एहतजाज करने पर 2 और लड़कों को गोलियों से उड़ा दिया था। ये बात अब मेरी समझ में भी आ गई थी कि जुल्म मजलूम को सर उठाने पर मजबूर क्यों कर देता है। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी, आज़ादी की तरफ थी। मैंने जब से होश संभाला था यही सब कुछ देखता हुआ आ रहा था। मेरे अंदर बचपन से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब शोला बनकर भड़कने वाली थी। मेरी नाक और होंठों पर बैंडेज, जिस्म के हर हिस्से में उठने वाली टेसें मेरे जोश और जज्बे को महमेज कर रही थी। कमांडर रशीद ने ठीक कहा था, मुझे ये चोटें याद रखनी होंगी और उनका दर्द महसूस करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं भी हाथों में राइफल उठा लूँ। आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो फातिमा का शोहर याकूब था। कमांडर रशीद ने उसे ये पैगाम देकर सोपर भेज दिया था कि मैं और सुल्तान 3-4 दिन तक यहीं रहेंगे। हमारे घर वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। याकूब इसी वक्त रवाना हो गया था। मैं उस वीरान बंगले के बारे में सोच रहा था और जब मैंने कमांडर रशीद से पूछा तो इसने बताया कि ये वसी और अरीज बंगला 2 दौलतमंदों के दरमियान झगड़े की बुनियाद बना हुआ था। इनमें एक हिंदू सेठ है और दूसरा मुसलमान। उनमें पीछे 10 सालों से बंगले की मलकियत का मुकदमा चल रहा है। अदालत ने ये बंगला अपनी तहवील में ले रखा है। याकूब इस बंगले का चौकीदार है जो 10 साल से यहाँ रहता है। वो मुजाहिदीन के पास तंजीमों के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करता है। मुजाहिदीन इससे मिलने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं। किसी को आज तक याकूब या उसके मेहमानों पर शक नहीं हो सका। इस तरह ये वीरान बंगला मुजाहिदीन, खसूसन कमांडर रशीद की तंजीम की खुफिया सरगर्मियों का मरकज भी बना हुआ है। कमांडर रशीद के इस खुफिया ठिकाने के बारे में उसके 2-4 आदमी ही जानते थे और फिर ये कोई ऐसा खुफिया ठिकाना नहीं था। शहर के अंदर और नवा में कई ऐसी जगह थी जिन्हें वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते थे। कमांडर रशीद उस वक्त बंगले से चला गया था। मेरे और सुल्तान के अलावा इस बंगले में गुलनाज, फातिमा रह गए थे। याकूब सोपुर चला गया था और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी की तवक्का नहीं थी। वो रात मैंने बड़ी अजियत से गुजारी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील चढ़े हुए थे और दर्द की टेसें उठ रही थी। गुलनाज ने मजरूब जगहों पर मालिश भी कर दी थी और डॉक्टर की दी हुई गोलियां भी खिला दी थी, मगर तकलीफ कम नहीं होती थी। गुलनाज और फातिमा रात भर मेरे पास बैठी रही थी। सुल्तान भी खासा परेशान था। याकूब अगले रोज़ दोपहर के बाद वापस आया था। उससे बाहर के हालात भी मालूम हो गए। पूरी वादी में हड़ताल थी। श्रीनगर शहर में जगह जगह पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़पें हो रही थी। मुजाहिदीन भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। श्रीनगर से 32 मील दूर बारामौला शहर में 2 पुलिस वाले और 3 फौजी मुजाहिदीन के हाथों मारे गए, जिस पर फौजी मजीद मुश्तिल हो गए थे। वो मुजाहिदीन की तलाश में घरों में घुसकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हंगामा बढ़ते जा रहे थे। 4 दिन बाद कुछ सुकून हुआ तो सुल्तान को याकूब के साथ सोपुर भेज दिया गया। मुझे तकलीफ की वजह से इसी बंगले में ही रोक लिया गया। मैं मजीद 1 हफ्ता उस बंगले में रहा। इस दौरान कमांडर रशीद 2 मरतबा थोड़ी देर के लिए वहाँ आया था। गुलनाज
नाज हर लिहाज से मेरा ख्याल रखे हुए थी। वो 2 दिन में 3 मरतबा हल्दी तेल से मेरी मालिश कर रही थी, जिससे मेरे अंदर की चोटें ठीक हो रही थी और तकलीफ़ भी बतदरीज कम होती जा रही थी। और फिर एक रोज़ कमांडर रशीद मुझे अपने साथ लगा। उस रोज़ श्रीनगर शहर के हालात किसी कदर पुरसुकून थे। दूर तक दरिया के साथ साथ खेतों में चलते रहे और बिल आखिर एक जगह रुक गए। 1 घंटे बाद एक और आदमी वहाँ पहुँच गया। वो कुछ देर तक सरगोशियों में कमांडर रशीद से बातें करता रहा। फिर हम उसके साथ चल पड़े। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर 2 घंटे चलते रहने के बाद हम फिर एक जगह रुक गए थे। यहाँ 2 आदमी हमारे मुंतजिर थे। क्या रिपोर्ट है वाले? कमांडर रशीद ने अलग सलाह के बाद उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। खबर है कि भारतीय फौजियों का एक कानवाय आज रात गुलमर्ग की तरफ जाने वाला है। कमांडर फैज़ अली ने उस फौजी काफिले पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उसने पैगाम भेजा था कि आपको इत्तला दे दी जाए। बाले ने जवाब दिया। कमांडर फैज़ अली कहाँ है? उसके साथ कितने आदमी हैं? कमांडर रशीद ने पूछा। वो 8 मुजाहिदों के साथ पॉइंट 3 पर आपका मुंतजिर है। बाले ने कहा। फौजी कानवाई के बारे में कोई इत्तला? गाड़ियों और फौजियों की तादाद क्या है? कमांडर रशीद ने पूछा। ये सारी तफसील आपको कमांडर फैज़ अली ही से मालूम होगी। बाले ने जवाब दिया। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि वो फौजी काफिला रात 8 बजे वहाँ से गुजरने वाला है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।